नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाषा के स्वरूप के बारे में। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। उसे अपने विचार विनिमय के लिए, अपने भावों को संप्रेषित करने के लिए किसी न किसी साधन की आवश्यकता होती है। वो साधन भाषा कहलाता है। भाषा के कई रूप हैं। भाषा बोली भी है, राष्ट्रभाषा भी है, राजभाषा भी है, संपर्क भाषा भी है, संचार भाषा भी है। ये सारे ही भाषा के स्वरूप हैं। तो हम अगर बात करें भाषा के स्वरूप में बोली की, तो बोली भी भाषा का एक स्वरूप है। बोली देखो, एक निश्चित भूभाग के अंदर या एक क्षेत्र विशेष के अंदर बोली जाने वाली जो भाषा होती है वो बोली कहलाती है। बोली का कोई लिखित साहित्य नहीं होता है। हाँ, बोली धीरे धीरे विकसित होकर प्रांतीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा या अंतर्राष्ट्रीय भाषा बन जाती है। लेकिन एक निश्चित क्षेत्र के अंदर, एक निश्चित भूभाग के अंदर जो भाषा बोली जाती है, एक निश्चित भूभाग में रहने वालों की आपस की जो संपर्क भाषा होती है, उनके विचार विनिमय का जो साधन होता है, उसे हम बोली कहते हैं। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक बोली में कई सारी राजभाषाएं या कई सारी भाषाएं नहीं होती है। एक बोली में एक ही भाषा होती है। बोली के अंदर पारस्परिक बोधगम्यता का अभाव होता है। पारस्परिक बोधगम्यता का अभाव से मतलब, जैसे पंजाबी बोलने वाला यह आवश्यक नहीं है कि कन्नड़ या तेलुगु या मलयालम समझे, क्योंकि पंजाबी और तेलुगु में पारस्परिक बोधगम्यता नहीं है। क्षेत्रीय बोली होती, क्षेत्रीय बोलचाल की जो भाषा होती है उसी को हम बोली कहते हैं। तो हम इसके अंदर लिख सकते हैं कि बोली का क्षेत्र सीमित होता है। बोली का क्षेत्र सीमित होता है। एक निश्चित भूभाग में एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली के अंदर पारस्परिक बोधगम्यता का अभाव होता है। बोली के अंदर पारस्परिक बोधगम्यता का अभाव होता है। पारस्परिक बोधगम्यता का अभाव होता है। जैसे भाषा जो है वो शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान में सहायक होती है। शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के क्षेत्र में बोली जाती है। वैसे बोली किसी शिक्षा या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नहीं बोली जाती। वो प्रांतीय भाषा होती है। एक प्रांत विशेष में या एक अंचल विशेष में जो बोली जाती है वो बोली कहलाती है। लिखित साहित्य नहीं होता बोली का। लिखित साहित्य का अभाव। बोली के अंदर लिखित साहित्य का अभाव होता है। ठीक है। अब हम अगर बात करें भाषा की, तो भाषा का क्षेत्र देखो, पहली बात तो बोली का क्षेत्र सीमित है। भाषा का क्षेत्र सीमित नहीं होता। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। एक बोली के अंदर एक ही भाषा होती है, लेकिन एक भाषा के अंदर कई सारी बोलियां हो सकती हैं। एक भाषा में कई बोलियां हो सकती है। एक बोली में एक भाषा होती है, लेकिन एक भाषा में कई सारी बोलियां हो सकती हैं। उसके बाद देखो, भाषा जो है उसमें बोधगम्यता होती है। जैसे अवधी वाला कन्नौजी समझ लेता है ना, लेकिन पंजाबी वाला
तेलुगु या कन्नड़ नहीं समझ पाता। तो इसमें बोधगम्यता बोली के अंदर बोधगम्यता का अभाव होता है, लेकिन भाषा के अंदर बोधगम्यता होती है। जो बोली है वो अपने क्षेत्र के अंदर ही बोली जाती है। एक क्षेत्र में रहने वाले लोग आपस में वार्तालाप के लिए बोली का प्रयोग करते हैं, लेकिन भाषा एक क्षेत्र से बाहर भी बोली जा सकती है। जैसे देखो राजस्थानी तो बोली है, राजस्थानी जो भाषा है वो राजस्थान के अंदर ही चल रही है। या फिर जैसे शेखावाटी की जो बोली है तो वो शेखावाटी अंचल में ही चल रही है। लेकिन हिंदी राजस्थान के बाहर भी, हम हरियाणा, पंजाब, उनसे भी हिंदी में बात कर सकते हैं। तो जो हिंदी है वो एक भाषा है, तो इसमें बोधगम्यता होती है भाषा में। जैसे हमने लिखा कि बोली में लिखित साहित्य का अभाव होता है, वैसे ही भाषा में साहित्य उपलब्ध होता है, भाषा का साहित्य उपलब्ध रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें जैसे भाषा में भी राष्ट्रभाषा, राजभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, तो देखो जो राष्ट्रभाषा होती है अब अगर हम बात करें राष्ट्रभाषा की, तो देखो राष्ट्रभाषा क्या? राष्ट्रभाषा का मतलब राष्ट्र की भाषा। अब राष्ट्र किसे कहेंगे? तो इसमें देखो एक राष्ट्र उसको कह सकते हैं हम जिसका एक अपना निश्चित भूभाग हो, जिसका स्वयं का संविधान हो, है ना, जो एक जिसका संविधान है, जिसका एक निश्चित भूभाग है, जिसकी अपनी संप्रभुता है, वो जो क्षेत्र है वो राष्ट्र कहलाता है। जैसे भारत है, भारत राष्ट्र की भी एक भाषा है। तो राष्ट्रभाषा को अगर हम शब्दों में बांधें तो हम लिख सकते हैं कि एक समूचे भूभाग या एक समूचे देश में जो भाषा सबसे अधिक बोली और सुनी जाती है या समझी जाती है, एक राष्ट्र में या एक देश में जो बहुसंख्यकों द्वारा या समूचे देश में, है ना, समूचे देश में जो भाषा बोली और समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। वह राष्ट्रभाषा कहलाती है। अब देखो जो राष्ट्रभाषा है वो राष्ट्र की अस्मिता होती है, वो राष्ट्र का गौरव होती है, वो राष्ट्र की पहचान होती है। अब राष्ट्रभाषा पे राजनीतिक प्रभाव भी पड़ता है, राजनीति भी राष्ट्रभाषा को प्रभावित करती है। जैसे किसी समय में जब हमारे यहाँ मुग़लों का राज्य था या मुग़लों का शासन था, तो हमारी जो राष्ट्रभाषा थी वो अरबी फ़ारसी थी। अरबी और फ़ारसी में राष्ट्र का कार्य होता था या राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा अरबी और फ़ारसी बोली और समझी जाती थी। एक समय ऐसा था कि जब संस्कृत राष्ट्र में सर्वाधिक बोली और समझी जाने लगी थी। जब अंग्रेज़ों का शासन आया तो अंग्रेज़ी को ज़्यादा बोला जाता था, अंग्रेज़ी को ज़्यादा समझा जाता था। तो हालांकि वर्तमान में हिंदी का प्रयोग होता है, लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि अभी तक हम हमारे राष्ट्र के लिए कोई एक भाषा चुन नहीं पाए हैं, या एक भाषा ऐसी जो संपूर्ण लोगों द्वारा या संपूर्ण राष्ट्र द्वारा बोली जाए और समझी जाए। आज भी हमारी भाषाओं में अंग्रेजी का या अन्य भाषाओं का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अंग्रेजी ने हमारी भाषा में बहुत हस्तक्षेप किया है, लेकिन फिर भी हम हिंदी को राष्ट्रभाषा कह सकते हैं।
क्योंकि राष्ट्रभाषा हमारी अस्मिता है, राष्ट्रभाषा हमारा गौरव है, राष्ट्रभाषा हमारी शान है, हमारी पहचान है। इसलिए राष्ट्रभाषा पूरे देश में जो सबसे अधिक बोली जाती है और सबसे अधिक समझी जाती है, हम उस भाषा के लिए राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है राजभाषा। राजभाषा देखो, राजभाषा से मतलब होता है कि जो केंद्र और राज्यों के जो आपस के कार्य हैं वो जिस भाषा में संपन्न हो, या राजकीय कामकाज की जो भाषा होती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। राजभाषा के लिए कुछ अनिवार्य तत्व ये हैं कि राजभाषा की अपनी लिपि होनी चाहिए, उसका अपना साहित्य होना चाहिए और केंद्र के द्वारा वो मान्य होनी चाहिए, संविधान में भी उसका उल्लेख होना चाहिए। तो ऐसी जो भाषा हो जिसकी अपनी लिपि हो, अपनी लिपि और जिसका अपना साहित्य, अपनी लिपि हो, जिसका अपना साहित्य हो, केंद्र के द्वारा मान्य हो, केंद्र के द्वारा मान्य हो और संविधान में भी जिसका उल्लेख हो, संविधान में भी जिसका उल्लेख हो, संविधान में जिसका उल्लेख हो वह हमारी राजभाषा होती है। केंद्र और राज्य की जो कामकाज हैं वो पूरी तरह से जिस भाषा में पूर्ण होते हो, केंद्र के कामकाज के साथ साथ राज्य के कामकाज को भी जो पूरा करती हो वही राजभाषा है। देश की जो मातृभाषा, देश की मातृभाषा के साथ वह प्रसारण, अध्यापन आदि कार्यों को भी सुचारू रूप से करती हो, उसे हम राजभाषा कहते हैं। तो हमारी राजभाषा क्या है? हिंदी है ना। इसके बाद आता है साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा देखो, साहित्य की जो भाषा होती है, साहित्य की भाषा को साहित्यिक भाषा कहते हैं। ये जो भाषा है, साहित्य की जो भाषा होती है, वो व्याकरण से शुद्धता प्राप्त करके अलंकारों से अलंकृत होती है। व्याकरण से शुद्धता प्राप्त करती है और अलंकारों से अलंकृत होती है। साहित्य भाषा बोली, साहित्य की जो भाषा होती है ना, उसमें बोली, भाषा, अन्य भाषा, विदेशी भाषा, कई भाषाओं का मिश्रित रूप भी तैयार होता है। कि साहित्य की भाषा में ज़रूरी नहीं है कि एक ही भाषा हो। साहित्य की भाषा में बोली, भाषा, विदेशी भाषा, इन सब का मिला जुला रूप भी हो सकता है और होता ही है। कई बार तो क्या होता है कि साहित्य की भाषा व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध भी हो जाती है। साहित्य की जो भाषा है उसमें कई बार व्याकरण के नियमों को नहीं लगाया जाता, या फिर उस भाषा को हम व्याकरण के नियमों के साथ लगा के देखें तो वो सटीक नहीं बैठती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो व्याकरण के नियमों से अशुद्ध मानी जाती है, लेकिन व्याकरण के नियमों का वो विरोध करती है, लेकिन फिर भी वो साहित्य की भाषा है। देखो, द्वारका प्रसाद सक्सेना जो हैं विद्वान, उन्होंने एक विशिष्ट भाषा शब्द का प्रयोग किया है। विशिष्ट भाषा। विशिष्ट भाषा क्या होती है? सबसे अलग, है ना। विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली जो भाषा होती है वो विशिष्ट भाषा कहलाती है। जैसे देखो, व्यापार के क्षेत्र में, व्यापार वाणिज्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और साहित्य के क्षेत्र में, तो बहुत सारे, जितने सारे क्षेत्र हैं उतनी सारी भाषाएं, मतलब उनका उतना ही अलग अलग रूप हो जाता है। जैसे एक शब्द हम लेते हैं कि ऑपरेशन, विशिष्ट भाषा की बात कर रहे हैं हम। विशिष्ट भाषा, जैसे शब्द आया ऑपरेशन,
अब देखो ऑपरेशन जो शब्द है, अगर वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो या चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में अगर हम ऑपरेशन शब्द को लें तो इसका अर्थ होता है शल्य क्रिया या जो चीरफाड़ शरीर के साथ की जाती है। लेकिन अगर इसी ऑपरेशन को हम राजनीति विज्ञान में रख दें या योजना इसमें समसामयिकी में रख दें तो ऑपरेशन का मतलब नई नई योजनाओं से हो गया कि नई नई योजनाएं जो हैं वो ऑपरेशन बन गए। तो ऐसे ही जैसे सेल शब्द है, सेल शब्द अगर चिकित्सा के अर्थ में आप लोगे तो कोशिकाओं से आ जाता है। अगर आप वाणिज्य के क्षेत्र में लेते हो तो जो लागत मूल्य है उसमें पैसे कम करके जो सामान बेचा जाता है, मतलब डिस्काउंट रेट में जो बेचा जाता है उसमें आ गया। और इसी को अगर भौतिक विज्ञान में लेते हो तो ये वो सेल हो गया जो हम बैटरी जिसको बोलते हैं। तो अलग एक ही शब्द अलग अलग क्षेत्र में जाके वो अलग अलग स्वरूप ले लेता है। जैसे देखो गिरना और उठना, गिरना शब्द या उठना, गिरना मतलब नीचे गिरना। एक तो होता है कि गंगा पर्वत से गिरी तो गंगा गिर रही है, लेकिन अगर मैं कहूं कि चांदी गिरी, सोना उछला, तो देखो सोना और चांदी कोई जीव नहीं है जो कि उछल जाएंगे या गिर जाएंगे, तो ये तो धातु हैं। तो यहाँ पे ये वाणिज्य की या व्यापार के क्षेत्र की बात है। अगर मैं कहूँ सोना उछला तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे इस बात को कि सोने के दाम बढ़ गए, या चांदी गिरी तो चांदी की कीमतें कम हो गई, है ना। सरसों उछली, चना चमका या चना तेज हुआ, तो ये भावों की बात है। तो ये व्यापार के क्षेत्र में है, तो ये एक विशिष्ट भाषा हो गई। अब जैसे एक शब्द लेते हैं हम शक्ति, शक्ति शब्द अगर हिंदी में आए और किसी शब्द के साथ आए तो शक्ति का मतलब यहाँ अभिधा, व्यंजना और लक्षणा से है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, है ना। लेकिन यही शक्ति शब्द अगर राजनीति विज्ञान में आ जाए या यही शक्ति शब्द है सामान्य अर्थ में अगर हम इसको लेंगे तो इसका मतलब हो जाता है ताकत। तो ये जो शब्द है एक ही शब्द है, लेकिन इसका यहाँ अलग अर्थ निकल रहा है और यहाँ अलग अर्थ निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये विशिष्ट भाषा है। एक साधारण सी सीधे तौर पर बात कही जाए लेकिन उसका विशिष्ट क्षेत्रों में विशिष्ट अर्थ निकलता है, तो वो विशिष्ट भाषा कहलाती है। ऐसे ही देखो एक होती है संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जैसा कि देखो नाम से ही पता चल रहा है, संपर्क भाषा मतलब जो आपस में विचार विनिमय के लिए बोली जाए या संपर्क बढ़ाते, जिससे संपर्क बढ़ते हैं हमारे, जो सबसे अधिक बोली जाती है और समझी जाती है, संपर्क भाषा। संपर्क भाषा जो सर्वाधिक बोली जाती है और समझी जाती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। देखो संपर्क भाषा को हम मन की भाषा भी कहते हैं और मन से ही संचालित होती है। संपर्क भाषा मन की भाषा है, मन की भाषा है और मन से ही संचालित, मन से ही संचालित होती है, मन से ही संचालित होती है और सब अत्यधिक बोली जाती है संपर्क भाषा, क्योंकि जो हम आपस में बातचीत के लिए जो भाषा का प्रयोग लेते हैं वो होती है संपर्क भाषा। उसके बाद आती है संचार भाषा। संचार भाषा
देखो, मनुष्य जो है वो समाज में रहता है और उसके जीवन पर्यंत, जीवन से लेकर मरण तक लगातार वो संचार में रत रहता है, वो संचार करता है, अपने भावों का संचरण करता है, अपने विचारों का संचरण करता है। तो जो आद्यांत मनुष्य के साथ रहती है वो होती है संपर्क या संचार भाषा। अब देखो, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पैदा होते ही रोता है, तो जैसे ही वो रोने लगता है तो डॉक्टर्स के पास एक संदेश चला जाता है कि बच्चा स्वस्थ है। अगर पैदा होता बच्चा रोए नहीं तो डॉक्टर सोचता है या डॉक्टर कह भी देते हैं कि बच्चा अब नॉर्मल है, बच्चा साधारण नहीं है, और इसलिए जो बच्चे पैदा होते ही नहीं रोते तो डॉक्टर उन्हें रुलाने का प्रयास करते हैं। तो डॉक्टर को अपने आप एक संदेश पहुंच जाता है कि बच्चा स्वस्थ नहीं है। तो बिना बोले भी संचार होता है। जरूरी नहीं है कि संचार के लिए हमें शब्दों का प्रयोग करना पड़े। शब्द हो या न हो, फिर भी संचार तो होता ही रहता है। अब जैसे हम बात करते हैं रेलवे की, तो रेलवे में खाली दृश्यों से ही संचार होता है। वो दृश्य झंडियाँ दिखाकर, रंग दिखाकर वो संचार करते हैं कि लाल रंग की झंडी दिख गई मतलब रुकना है, पीले रंग की झंडी दिख गई तो देखो और चलो, और हरे रंग की झंडी दिख गई तो मतलब आगे रास्ता साफ है, बेधड़क चले जाओ। तो रंगों के द्वारा भी संचार होता है। कई बार ध्वनि के द्वारा भी संचार होता है। जैसे रेलवे स्टेशन से जब रेल चलती है तो वो हॉर्न बजाती है, तो हॉर्न बजने का मतलब ये होता है कि सवारियों के पास संदेश पहुंच जाता है कि अब रेल चलने वाली है। तो ध्वनि के द्वारा भी, अब रेडियो है, रेडियो ध्वनि सिद्धांत पे ही काम करता है। रेडियो में हर प्रकार के दृश्यों को ध्वनि के द्वारा संकेतित किया जाता है। तो ये भी संचार है। हम इशारों के द्वारा भी बातचीत करते हैं। सिर्फ इशारों से जो बात की जाती है तो उसमें भी विचारों का आदान प्रदान होता है, वो भी संचार भाषा है। और जो ट्रैफिक के नियम हैं, ट्रैफिक के नियमों में तो खाली इशारों, चित्रों से ही बात होती है। वो अलग अलग चित्र बना के रखते हैं, उनसे हमें समझ में आ जाता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है, आगे पार्किंग है, यहाँ नो पार्किंग है, इधर मुड़ना है, इधर नहीं मुड़ना है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इधर हमें नहीं जाना है। तो जो ट्रैफिक नियम है वो सारे चित्रों पर ही आधारित है। संकेतों द्वारा या इशारों द्वारा भी संवाद होता है। कई बार कार्टून के द्वारा भी संवाद होता है। जैसे देखो, अब तो इंटरनेट का युग आ गया, बच्चे इंटरनेट पे ज़्यादा देखते हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक की बात है, जो वो कॉमिक्स आया करती थी, चित्रों वाली किताबें, उनमें कहानियाँ लिखी रहती थी बीच बीच में इशारे कर करके। तो उसमें जब वो एक कार्टून की फ़ोटो बना दी और उसके बाद किसी भी कार्टून की फ़ोटो बना के, और अगर ऐसे इशारा करके कोई बात लिखी रहती थी तो उससे ये समझते थे कि ये बोल रहा है। और अगर उसमें बीच बीच में से बिंदी लगा के लिखी रहती थी तो पढ़ने वाला ये सोचता था कि ये सोच रहा है। मतलब जो स्पष्ट बोलता है, उच्चारण हो रहा था, उसके लिए सीधी लाइन होती थी, और जो सिर्फ मस्तिष्क में सोच रहा है उसके लिए ऐसे डॉट डॉट हुआ करते थे। या फिर किसी के कानों में से धुआं निकल रही है तो मतलब कि उसको कुछ अब ऐसी परेशानी हो रही है कि उसके कानों में से धुआं निकल रही है, या मुंह लाल हो जाता है, मतलब गुस्सा आ रहा है। ये जो आजकल स्माइली वगैरह है, तो ये सब क्या है, कार्टून की भाषा है। संकेत भाषा, कार्टून की भाषा, ट्रैफिक के नियम हैं, ध्वनि है, ये सारी संचार भाषाओं के अंतर्गत आती हैं। तो ये तो हमारा भाषा का स्वरूप था, जिसमें कि कौन कौन सी भाषाएं आ गई, बोली आ गई, राष्ट्रभाषा आ गई, राजभाषा आ गई, संचार भाषा, संपर्क भाषा और विशिष्ट भाषा। तो ये सारी चीज़ें हमारी भाषा के अंतर्गत आती हैं। इसके आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।